हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बच्चों, हमने अभी तक जो बायोलॉजी की स्टोरी पढ़ी, कहीं हम लोगों ने टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा। हम लोगों ने हमारे अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है, हम कैसे बने, अभी तक हम लोग यही करते हैं। लेकिन अब हम लोग टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी लगा करके हम लोग अपने लिए ही डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि हमें ही हेल्प करेगा, उसको पढ़ने वाले हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी में क्या-क्या पढ़ रखा है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये तो याद है कि बायोलॉजी क्या थी? एक कहानी थी। किसकी कहानी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी कहानी, और हमारे अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हो रही है, उसकी कहानी। जब हमें इस कहानी के बारे में पता चला, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हम आखिर बने कैसे? तो उसका आंसर हम लोगों ने चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन में दे दिया। हम लोगों ने प्लांट्स का रिप्रोडक्शन अलग पढ़ा और हम लोगों ने ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन अलग पढ़ा। अब जो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिप्रोडक्शन हेल्थ वाइज कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर हम लोगों ने चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा। जब हमें इसका भी आंसर क्लियर हो गया, अब हम अपने मम्मी पापा से बने, तो मम्मी पापा से हमारे अंदर क्या आया जो हम हमारे मम्मी पापा जैसे दिख रहे हैं, तो कैरेक्टर आया। उसी कैरेक्टर को हमने क्या बोला? जीन्स बोला। तो ये हमने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा। जब हमें ये जीन्स के बारे में पता है, तो अब ये बताओ, ये जीन्स बना किसका है? इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताओ। फिर ये हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा। अब जब हमें जेनेटिक मटेरियल भी पता चल गया, अब हमने क्या पढ़ा कि मैम, हम लोगों ने सुना है कि हम लोग किससे बने हैं? किससे बने हैं? बंदर से बने हैं। तो उसकी थोड़ी सी कहानी जाननी है कि आखिर ये दुनिया कैसे बना, ये गैलेक्सी कैसे बनी, ये यूनिवर्स, ये अर्थ कैसे बना, इसमें ऑक्सीजन कैसे आया, हम एनिमल से कैसे इवॉल्व होकर के बने, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी है। तो फिर वो हमने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। जब हमें हम इसकी हिस्ट्री भी पता चल गई, तब फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैम, अब तो हम लोग थक गए, थोड़ा-सा डॉक्टर वाला फ़ील चाहिए। हमें थोड़ी-सी ये ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हमारे अंदर डिज़ीज़ कैसे कॉज़ कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ताकि हमें थोड़ा डॉक्टर-डॉक्टर वाला फ़ील हो। तो फिर वो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़ में पढ़ा। जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़ में ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ये सिर्फ़ हमारे लिए खराब नहीं, यूज़फुल भी है। तो फिर हम लोगों ने माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है? अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में ही, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में ही कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और हम लोग अपने लिए ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी, ये जो बायोटेक्नोलॉजी, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस कैसे वो होता है, और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे कि इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इसका क्या क्या चीज है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेसेस है बच्चों, इससे मोर देन 5 पीवाईक्यूज आते हैं। बहुत शॉर्ट सा क्रिस्प सा चैप्टर है, लेकिन ये तुम लोगों को मोर देन 5 मार्क्स देगा। मोर देन 5 पीवाईक्यूज आएंगे, मतलब मोर देन 20 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले। और फिर उसके एप्लीकेशंस को जब पढ़ेंगे, तो इससे 4 टू 5 पीवाईक्यूज है। मतलब ये सिर्फ दो चैप्टर से तुमको 40 मार्क्स आने वाले, या उससे भी ज्यादा। तो काफी ध्यान से, काफी शॉर्ट सा, क्रिस्प सा, स्वीट सा चैप्टर है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी नाम में ही क्लियर हो रहा है, बायो में टेक्नोलॉजी लगाना है। तो हम लोग किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी साइंस होती है, तो साइंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके साथ? बायोलॉजी के साथ। बायोलॉजी में क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स किसका बना है? सेल्स का बना है। और किसका बना है? पार्ट्स का बना है। और किसका बना है? मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स का बना है। अब इसी से हम लोग क्या बनाएंगे? डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे और डिजायर्ड सर्विसेज देंगे। क्लियर? ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसका डेफिनेशन दे दिया। हम लोगों को भी नाम से क्लियर था। दो प्रिंसिपल्स होते हैं, या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब जो जीन किसका बना है, जेनेटिक मटेरियल, उसमें इंजीनियरिंग करना, मतलब उसमें ऑल्टरेशंस करना और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना, ताकि उसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाए। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो डिजायर्ड माइक्रोब है, बस उसी को ग्रो करने देना लार्ज प्रोडक्ट में, ताकि एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, ये सब बन सके। हम लोगों को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं जाननी है। हम लोग आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 स्टेप बेसिक है। तो हमें एक डीएनए, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल को लेना है और एक होस्ट के अंदर डालना है, और ये होस्ट के अंदर तुम जो डालोगे, एक वेक्टर के हेल्प से डालोगे। सिंपल इतना छोटा सा प्रोसीजर है ये। डीएनए लिया, वेक्टर में डाला, मतलब एक गाड़ी में डाली, एक बस में लोड किया उस डीएनए को और उसको होस्ट में डालना, ये 3 स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। मतलब पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको इंट्रोड्यूस किया होस्ट के अंदर, और होस्ट के अंदर डालने के बाद इसका क्या हुआ, यहाँ पे ये मल्टीपल कॉपीज इसने बनाया।
ठीक है? तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये जो बच्चों डीएनए इसके अंदर जो वेक्टर के अंदर जा रहा है और वेक्टर के डीएनए से कंबाइन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो सबसे पहला जो डीएनए बना था बच्चों, वो एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट बोअर नाम के साइंटिस्ट थे। 1 मिनट मैं तुम्हें यहाँ से दिखाती हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा। हर्बर्ट बोअर एंड स्टैनली कोहेन साहब ने, इन दोनों ने मिलकर के सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट और उसको कैसे बनाया था? उन्होंने वेक्टर क्या यूज़ किया था? उन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज़्मिड यूज़ किया था। उसके प्लाज़्मिड डीएनए से जो डिज़ायर्ड जीन थी, जो फॉरेन डीएनए था, उसको अटैच किया और फिर उसको इंट्रोड्यूस किया होस्ट में और वो होस्ट था बच्चों ई. कोलाई। ठीक है? तो यहाँ पे प्लाज़्मिड को एज़ अ वेक्टर यूज़ करें ताकि वो एक एलियन डीएनए को होस्ट में डाल सके। ठीक है? हर्बर्ट बोहर एंड स्टैनली कोहेन ने ऐसा किया था। ठीक है? अब ये जो प्रोसीजर है, मैंने जो इतना सिंपल वे में बताया, क्या ये सिंपल है? सिंपल है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे? हम लोगों को डीएनए को वेक्टर के अंदर डालना है, तो क्या-क्या टूल्स है? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग बना रहे हैं, इसके क्या-क्या टूल्स हैं? सबसे पहले डीएनए को इसके अंदर डालने के लिए डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। कोई क्योंकि हमें पता है डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है? इसकी साइज़ हम लोगों ने देखी नहीं थी जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ रहे थे कि 2.2 मीटर लंबा होता है। तो वो उतने बड़े डीएनए को थोड़ी हम लोग होस्ट के अंदर डालेंगे। हम लोगों को डीएनए का फ्रेगमेंट को छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कैसे करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करेंगे। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है बच्चों? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले कब आया? ठीक है? इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। 1963 में क्या हुआ, 2 एंजाइम्स आए जो कि बैक्टीरियोफेज को की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। ई. कोलाई में बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने नहीं दे रहे थे। क्यों? एक जो एंजाइम था वो ऐड कर दे रहा था मिथाइल ग्रुप ये 2 एक्टिविटी की वजह से, ठीक है? तो इसमें जो दूसरा जो डीएनए को कट कर रहा था वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन वो क्या डीएनए को कट करने में, ठीक है? जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंड 2 था, ठीक है? अब क्या ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है कहीं भी डीएनए को कट कर देगा? नहीं, नाम ही रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएनए को क्या करेगा? कट करेगा। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे डीएनए को कट करेगा और इसी सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे। अब वो सीक्वेंस कैसा है बच्चों? 6 बेस पेयर का बना हुआ सीक्वेंस है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गए और जो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से डिस्कवर हो करके, ठीक है? यहाँ तक क्लियर। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसकी नेमिंग कैसे हुई? देखो, ये ई को आर्बर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है। ई क्या है तुम्हारा? जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस है। जीनस क्या? एस्चेरेशिया का, ठीक है? अब जो सेकंड 2 लेटर है बच्चों, वो स्पीसीज है। ठीक है? तो कोलाई का स्पीसीज हो गया। अब इसमें जो आर आ रहा है, वो नेम ऑफ द स्ट्रेन का नाम है और जो 1 आ रहा है, रोमन नंबर है, वो एंजाइम जो आइसोलेट हुआ, कौन-सा एंजाइम, किस नंबर का एंजाइम आइसोलेट हुआ, वो है। ठीक है? अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये जो न्यूक्लियसेस है 2 टाइप के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होगा, वो एंड पे कट करेगा, लेकिन हम लोगों को एंड पे नहीं करना। हम लोगों को एक स्पेसिफिक साइट पे करना है। इन जिसको हम लोग मतलब जिसको हम लोग एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि किस साइट पे कर रहे हैं, तो पैलिंड्रोमिक साइट। तो पैलिंड्रोमिक साइट क्या होता है? एक वैसी साइट जिसमें तुम आगे से पढ़ो, चाहे पीछे से पढ़ो, सेम चीज़ पढ़ेंगे। जैसे मलयालम अगर तुम लिखोगे बच्चों, तो मलयालम को चाहे आगे से पढ़ो, चाहे मलयालम को पीछे से पढ़ो, बात तो बराबर है, ठीक है? अब हमने डीएनए स्ट्रैंड को कट किया थोड़ा-सा पैलिंड्रोमिक साइट से दूर, ठीक है? अब क्या बन गया? स्टिकी एंड्स बन गए, डीएनए कट गया और जो एंड है वो स्टिकी-स्टिकी हो गए। अब इस डीएनए को हम लोगों को वेक्टर में डालना है, तो वेक्टर के डीएनए को भी इसी एंजाइम से कट करेंगे, तभी जा करके हम लोग इन दोनों के बीच में दोस्ती करा पाएँगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के डीएनए को भी इसी से कट करते हैं, ठीक है? इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। यहीं पे दिया है, एंजाइम कट कर रहे हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को सेम टाइम पे, ठीक है? ई को आ रहा है कट द डीएनए बिटवीन द बेसेस जी एंड ए के बीच में काट रहा है। जब GAATTC मतलब यही सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, तभी ये इसको काट रहा है और फिर ये क्या कर रहा है, स्टिकी एंड्स दे रहे हैं और स्टिकी ये वेक्टर का डीएनए, ये फॉरेन का डीएनए, दोनों एक ही एंजाइम से कट रहा है और दोनों के स्टिकी एंड्स बन रहे हैं, दोनों फिर जुड़ करके क्या बना दे रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ऐसे बनता है तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये इको आरआई का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हम लोगों को पता है सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए सेम एंजाइम से कट किया, दोनों को लाइगेज से जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया और फिर उसको हम लोगों ने इकोलाई होस्ट में डाल करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? जो सबसे पहला स्टेप जो था
डीएनए को कट करने का, वो हम लोगों को समझ आ गया। अब डीएनए को छोटे-छोटे फ्रेगमेंट में कट किया है तो उसको आइसोलेट करो, उसको प्यूरिफाई करो। कैसे? एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अगारोस जेल में उसको डाल करके। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक साइड एनोड रख देते हैं। एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो ये डीएनए क्या होगा? पार्टिकल्स इसकी तरफ मूव करेंगे। अब जो छोटा पार्टिकल है वो जल्दी-जल्दी दौड़ के आगे बढ़ जाएगा, बूढ़े लोग पीछे ही रह जाएँगे, तो लार्जेस्ट वाला पीछे रह गया। तो ऐसे क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। यहाँ पे हम लोग अगारोस है क्या जो यूज़ कर रहे हैं, वो एक पॉलीमर है जो कि सीवीड से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। अब ये सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देंगे। अब जब स्टेन किया और उसके बाद उसके ऊपर यूवी लाइट डाल दिया। जब यूवी लाइट डाला तो वो ब्राइट कलर की, ऑरेंज कलर की बैंड्स प्रोड्यूस करेगा और वो हम लोगों को विजुअलाइज हो जाएगा। तो सेपरेटेड बैंड्स को फिर एक्सट्रैक्ट किया, जब इसको बाहर निकाला तो इसी को बोला इल्यूशन। अब जो सेपरेटेड बैंड्स है इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर से जाकर के जॉइन करेंगे। ठीक है? तो हम लोगों ने डीएनए को कट करके सेपरेट कर दिया। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, डीएनए तो बन गया, अब हम लोगों को इसको वेक्टर के अंदर डालना है। तो अब थोड़े-सा वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहले डीएनए का काम कर दिया। पहला जो डीएनए का काम था वो कंप्लीट हो गया। वेक्टर, बच्चों वेक्टर क्या है? वेक्टर गाड़ी है जिससे डीएनए को हम लोग होस्ट में डाल रहे हैं। तो वेक्टर ही क्लोनिंग में हेल्प करेगा, वेक्टर ही मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि डीएनए खुद होस्ट के अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहा है, तभी इस वेक्टर का वो ले रहा है, मदद ले रहा है। तो अब ये जो वेक्टर है ये बैक्टीरियोफेज हो सकता है, ये प्लाज्मिड हो सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? एक बहुत ज्यादा कॉपी प्रोड्यूस करता है, एक थोड़ा कम प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये अब मैं बताती हूँ। अब सबसे पहले वेक्टर के पास क्या, ये जो वेक्टर का डायग्राम है बच्चों, अगेन मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की कटआउट वाली पेजेस में लगाई है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की कटआउट वाली पेज लगाने का मकसद ये है क्योंकि इसके हर लाइन एनसीईआरटी वाली ही है और वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब तो इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे थे, बट इसका कुछ भी इजी फॉर्म नहीं है, तुमको एक एक लाइन एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर सबसे पहले तो ये पीबीआर 322 है बच्चों। ये पीबीआर 322 का डायग्राम तुमको काफी ज्यादा अच्छे से याद रखना है। एक मिनट। तो ये तुमको याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेक्टर में क्या चीज चाहिए होता है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब वेक्टर डीएनए पे डिपेंडेंट है एलियन डीएनए, तो वेक्टर डीएनए के पास रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए ताकि वो एलियन डीएनए जब उसके साथ कंबाइन करे तो वो रेप्लिकेट कर पाए। तो इसीलिए आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगेन पीवाईक्यू में पूछा गया है ये, तो ये हम लोगों को याद हो गया। ठीक है, एक रेप्लिकेशन की साइट, तो बच्चों यही जो रेप्लिकेशन की साइट है ना, यही कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करती है। मतलब कि अगर तुमको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करनी है तो ऐसे वेक्टर से अटैच हो जो कि ज्यादा कॉपी नंबर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है कॉपी नंबर को कंट्रोल करने में, इसी का सीक्वेंस। ठीक है, तुम इसको ना एक घड़ी की तरह भी याद रख सकते हो। इसको 12 ओ क्लॉक बोल दो, इसको 1 ओ क्लॉक बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, 4 बोल दो, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 7 ओ क्लॉक पे क्या आया, 7 ओ क्लॉक पे तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट है। ठीक है, तो एक रेप्लिकेट करने के लिए एक जगह होनी चाहिए वेक्टर के पास। दूसरा, वेक्टर के पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे हम लोग वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर पाए। मतलब जब ये वेक्टर जो एलियन डीएनए को लेकर के जा रहे हैं होस्ट के अंदर, हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि ये जो होस्ट है वो अब क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। उसके अंदर क्या आया है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है। तो ये कैसे पता चलेगा, नॉर्मल डीएनए के पास तो कुछ नहीं है, वेक्टर को ही अपने अंदर कुछ ऐसा इंड्यूस करना पड़ेगा। तो वेक्टर के पास बच्चों ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है ये और कुछ नहीं, कुछ रेजिस्टेंट जीन्स है एंटीबायोटिक की, जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल जैसी जीन्स है जिसके लिए ये रेजिस्टेंट जीन्स विच आर इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये इनके पास प्रेजेंट होती है जो कि एज अ सेलेक्टेबल मार्कर काम करती है। ठीक है, अब इसके हेल्प से, क्योंकि नॉर्मल इकोलाई के पास तो रेजिस्टेंट जीन्स है नहीं, अब ट्रांसफॉर्म्ड के पास होंगे क्योंकि उनके वेक्टर के पास है, तो ये इनको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह हेल्प करेगी। उसके अलावा इनके पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब मान लो हम लोगों ने नॉर्मल डीएनए को, जो एलियन डीएनए उसको कट किया, ठीक है, और वेक्टर डीएनए को भी कट किया, ये दो तीन जगह कट कर दिया, तो क्या हम लोग हर जो साइट होगा उस पे जाकर के इसको अटैच कर देंगे तो क्या क्लोनिंग में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसके पास एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि जो वेक्टर डीएनए है और जो एलियन डीएनए है वो आकर के सिर्फ एक ही जगह से कंबाइन हो। ठीक है, ये बात हो गई, तो क्लोनिंग साइट समझ लिया। अब यहाँ पे बच्चों जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने का एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, मान जो ट्रांसफॉर्म्ड है, हम लोगों ने फॉरेन डीएनए को डैमेज वन साइट पे जाकर के अटैच कर दिया। जब फॉरेन डीएनए को हम लोग यहाँ पर आकर के अटैच करेंगे तो उसकी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो इनकोड कर रहा है वो चली जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इसके साथ यहाँ पर आकर के रिकॉम्बाइन कर गया, तो ये अपना प्रॉपर्टी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, तो ये प्रॉपर्टी चली गई, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गई। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे तो ये ग्रो नहीं करेगी। ठीक है,
ये फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है नहीं। लेकिन वही अगर इसका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो अगर तब इसको डालेंगे तभी ग्रो कर जाएगी। तो ये हम लोगों को बहुत ईज़ी वे में डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रही है। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो कर ही रही है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है? लेकिन ये बच्चों बहुत टायरिंग प्रोसीजर है, सही बात है। तुम एक बार एम्पिसिलिन में डाल रही हो, एक बार टेट्रासाइक्लिन में डाल रही हो, ये क्या चल रहा है? ठीक है, इससे तो तुम थक जाओगी। तो तुम क्या करो, एक बस एक ऐसा सबस्ट्रेट डाल दो जो कि जिसके डालने से अगर उसका उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया हो तो वो क्या हो जाए, वो एक कलर प्रोड्यूस करे, और अगर नहीं गया हो तो वो कलर नहीं प्रोड्यूस करे। हम लोगों ने याद है, हम लोगों ने लैक्टोपेरॉन में पढ़ा था, लैक्टोज जब प्रेजेंट था तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। इकोलाई में ही पढ़ा था। तो वो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्सप्रेस कर रहा था तो लैक्टोज टूट रहा था, लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, लैक्टोज का होना भी तो जरूरत है, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, इससे ये जो जीन वो इनकोड नहीं कर पाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो वो एक्सप्रेस जब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जब हम लोग क्रोमोजेनिक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को जब डालेंगे तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। हम लोगों ने ऐसी सीक्वेंस डाल दी जिससे ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो जब हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, अल्टीमेटली क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट है वो होगा कौन, लैक्टोज ही होगा। जब जाएंगे तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, तो ये तो मेथड कितना इजी हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला। हम लोगों ने क्या किया, जो जीन इनकोड कर रहा था उसको वेक्टर, जब हम लोगों ने एलियन डीएनए डाला तो वो क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। तो अब हम जब सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो अपना कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब सबस्ट्रेट नहीं, ठीक है, मतलब उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रखा है, मतलब उसके अंदर फॉरेन डीएनए आ रखा है। तो ये तो बहुत इजी मेथड हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला। तो एक ये हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या, अभी तक तो हम लोग प्रोकैरियोट में क्लोनिंग कर रहे थे, बैक्टीरिया में क्लोनिंग कर रहे थे, क्या प्लांट्स और एनिमल्स में भी क्लोनिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे? एक देखो, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, ये ट्यूमर इंड्यूस करती है। ये जो है, ये ट्यूमर इंड्यूस करती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ये जब पैथोजन जब प्लांट के अंदर जाएगा तो प्लांट के नॉर्मल सेल को ना कैंसर सेल्स में बदल देगा, प्लांट को कैंसर करवा देगा। लेकिन मतलब ये पैथोजन है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या किया, इस पैथोजन में एलियन डीएनए डाल दिया। तो अब क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, लेकिन इसके पास जो कैपेबिलिटी थी ट्यूमर सेल्स बनाने की वो खत्म हो गई। अब जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा तो ये इसके अंदर मल्टीप्लाई तो करेगा, लेकिन इन्फेक्शन क्या करेगा, कॉज नहीं करेगा, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। ये कितना अच्छा मेथड है, कितना सिंपल सा मेथड है। सिमिलरली हम लोग एनिमल्स में रेट्रोवायरस जो होता है वो भी क्या करता है, नॉर्मल को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसी रेट्रोवायरस में तुम क्या करो, बाहर से एलियन डीएनए डाल दो, तो ये रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगा जब एनिमल्स को, तो ये मल्टीप्लाई तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है? यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, क्या-क्या चाहिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। एंजाइम के बाद हम लोगों को क्या चाहिए? जब हम लोगों ने डीएनए को कट किया, फिर हम लोगों ने उसको सेपरेट कर लिया। एंजाइम के बाद हम लोगों को वेक्टर चाहिए, और वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, वेक्टर कैसा होना चाहिए। अब जब हम लोगों ने डीएनए कर लिया, वेक्टर कर लिया, अब होस्ट के पास आते हैं। होस्ट क्या सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐसे ही लेता रहेगा? नहीं, होस्ट को भी ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। कैसे? अब हम लोग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं। अब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने की, ठीक है? एक ये मेथड हुआ। एक हम लोग और मेथड कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जिस सेल में उसको डालना है उसको बार बार आइस हीट ऐसे करो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। एक ये मेथड हो गया। एक माइक्रो इंजेक्शन, कुछ नहीं समझ आ रहा है, एनिमल्स के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दो उनके न्यूक्लियस में, तो माइक्रो इंजेक्शन। और प्लांट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी जो सेल्स है उसको बम्बार्ड करो, वहां पे धमाका करो, किससे, गोल्ड और टंगस्टेन के पार्टिकल से, और इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा। तो जब वहां धमाका होगा तो ये जो गोल्ड और टंगस्टेन की पार्टिकल इसमें डीएनए वो अंदर चली जाएगी प्लांट सेल्स के, ठीक है? और डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, जो हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ा, वही है ये चीज। कितना अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट हम लोगों को क्लियर हुआ है किसके बारे में, डीएनए कैसे बनाया, फिर वेक्टर कैसे होना चाहिए, फिर होस्ट के अंदर वो कैसे गया, ठीक है? अब ये पूरी प्रोसेस को एक जगह समराइज करना है।
ठीक है, हम लोग डीएनए को कट तो कर रहे हैं एंजाइम से, ये हम लोगों ने पढ़ा और स्पेसिफिक लोकेशन में कर रहे हैं, लेकिन मैम ये तो बताओ डीएनए को एक सेल से निकालेंगे कैसे? डीएनए तो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, वहाँ पे तो डीएनए के साथ-साथ प्रोटीन्स और बहुत कुछ प्रेज़ेंट है। ये बात सही है और हम लोगों को डीएनए को एंजाइम से कट करने के लिए ये प्योर फॉर्म में डीएनए चाहिए। तो हम लोगों को उसको अदर मैक्रोमोलेक्यूल से कैसे अलग करेंगे? तो डीएनए जब मेम्ब्रेन के अंदर है बच्चों, तो हम लोगों को सेल को तोड़ना है। तो सेल को कैसे तोड़ेंगे? अगर बैक्टीरिया की सेल होगी तो लाइसोजाइम से, प्लांट की होगी तो सेल्यूलोज से और फंगस की होगी तो काइटिनेज से हम लोगों ने तोड़ दिया। और जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है उसको डाइजेस्ट करवा देंगे, आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से, प्रोटीन्स को प्रोटीएजेस से। तो वो तो अलग हो गए। और जब डीएनए जो निकला उसको फिर बाहर प्रेसिपिटेट आउट करेंगे चिल्ड इथेनॉल में डाल करके। तो तुमको कैसा डीएनए नजर आएगा? डीएनए एक थ्रेड्स के फॉर्म में नजर आएगा। तो फिर तुम डीएनए को स्पूल आउट करके बाहर निकाल सकती हो। अब डीएनए को कट करना है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोगों ने पूरा हिस्ट्री पढ़ ली, कैसे हिंड 2 एंजाइम सबसे पहले डेवलप हुआ, फिर उसके बाद कैसे 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, कैसे उसने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट किया, सब कुछ पढ़ लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। अब जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, जो डिजायर्ड डीएनए थी और जो वेक्टर डीएनए थी उसको जोड़ा, तो उसने तो एक जोड़ा। लेकिन अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको होस्ट के अंदर डालना है, क्या पता पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग का फेल हो जाए, क्या पता या फिर हम लोगों को वापस से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रिपीट करने की जरूरत पड़े। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे कॉपीज पहले भी बना करके रखने होंगे, तो इसके एम्पलीफिकेशन की जरूरत है। तो बाहर एक टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके हेल्प से हम लोग वो जो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके मल्टीपल कॉपीज बना करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। कैसे? तो पहले जो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, उसको क्या किया? उसको अलग-अलग किया। उसके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया क्योंकि हम लोगों को उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग डीनेचर किया, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया। अब दोनों स्ट्रैंड्स को जब अलग कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दोनों स्ट्रैंड्स के 3 डैश एंड पे हम लोग प्राइमर अटैच करेंगे। प्राइमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही है जो कि इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो छोटू-छोटू प्राइमर हम लोग ने अनील कर दिया, अनीलिंग कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे और न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन होगा वो किससे होगा? हम लोग को पता है डीएनए कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग किससे ले रहे हैं? एक थर्मस एक्वाटिकस जो कि थर्मोस्टेबल है उस ऑर्गेनिज्म से हम लोग ले रहे हैं, ताकि इसमें जो हम लोग हाई टेम्परेचर में इसको ग्रो कर रहे हैं वो यहाँ पर भी ग्रो कर पाए। और इसको एम्पलीफाई करेंगे, 30 साइकिल्स इसका करेंगे, 1 बिलियन कॉपीज बन जाएगा वो रिस्पेक्टिव जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका। फिर हम लोगों ने उसको स्टोर करके रख लिया और फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार होगा इसको भी उसके अंदर डाला। पढ़ा हम लोगों ने कैसे कैसे डाला, डाइविलिन कीटाइंस के हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से, बोम्बार्डिंग के हेल्प से, बहुत सारा मेथड्स था। अब डाल दिया। अब हम लोगों को फॉरेन जीन प्रोडक्ट चाहिए, ऑब्वियसली हम लोगों का अल्टीमेट एम क्या है? डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए। डीएनए कैसे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है? प्रोटीन के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम लोग किसको बोलते हैं? अगर ये जो प्रोटीन है वो हेटेरोलोगस होस्ट में प्रेजेंट है, प्रोटीन इनकोडिंग जी, उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। अब ये प्रोटीन हम लोगों को छोटे अमाउंट में तो चाहिए नहीं, हम लोग ये प्रोसेस यूज ही करें कि हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सके, तो फिर हम लोग बायो रिएक्टर्स यूज करते हैं। बायो रिएक्टर्स में लार्ज क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। बायो रिएक्टर कुछ नहीं बेटा जी, एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा बर्तन है जिसके अंदर तुमको वही सारा कंडीशन मिल रहा है जो एक प्रोडक्ट को चाहिए होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर एंजाइम्स, प्रॉपर सेल, ऑप्टिमम ग्रो, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच सब कुछ डाल रखा है। बस हम लोगों को क्या करना है, अब ये 2 टाइप से हो सकता है। एक स्टरर टाइप का होता है, एक स्पार्ज टाइप का होता है। स्टरर टाइप में हम लोगों ने प्रॉपर्ली अच्छे से मिक्सिंग कर दी, प्रॉपर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कर दी। उसको एजिटेटर सिस्टम होगा जो कि उसको एजिटेट करेगा। ऑक्सीजन मिल रहा है, फोम मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब बस इसको क्या करना है, घुमाना है। अब वहाँ पे जो कल्चर डाला है, वहाँ पे जो डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए उसको सब कुछ मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या करेगा, अपना मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज अपना ग्रोथ करता रहेगा, मल्टीपल मल्टीपल जो डिजायर्ड प्रोटीन से डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बनाता रहेगा। ठीक है, एक ये एक स्पार्ज टाइप का होता है। स्पार्ज और इसमें क्या है, स्टेराइल लेयर को हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पार्जिंग करते हैं बस। अब प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, अब उसको मार्केट में निकालने से पहले क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सेपरेट और प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग जरूरी है, फिर वो मार्केट में निकलने के लिए क्या है, तैयार है। तो यही था तुम्हारा बच्चों जेनेटिक इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, जो कि इतना इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने सारे स्टेप्स अच्छे से पढ़े। इसमें पढ़ लो यार, 2 ही है बच्चों, एक बार पीसीआर और आरएफएलपी पे आया था कि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल में जीन को बिना वेक्टर के ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है,
एक बार एनसीईआरटी की सारी लाइन्स बच्चों एकदम क्लियर कट तुम स्टोरी जैसे सुनना। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी मतलब साइंस को इंक्लूड कर रहे हैं हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स और उनके एनालॉग्स में, ताकि हम हमारे लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बना पाए। जो कि दो टाइप से था, एक जीन में ऑल्टरेशन करके जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बिना ग्रो किए डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना, दैट इज बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। इसमें बस हम लोगों को तीन स्टेप याद रखनी है। एक, हम लोगों को डिजायर्ड डीएनए को लेना है और उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है वेक्टर से अटैच करके, यही लिखा है यहाँ पे, वेक्टर डीएनए से अटैच करके, और इसको होस्ट में डालना है किसके लिए, जीन क्लोनिंग में। और डाल क्या रहे हैं, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। अगेन हमें पता है कि रेप्लिकेशन एक जगह से होगी जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, और डिजायर्ड होस्ट के अंदर क्या होगा, क्लोनिंग होगी। अब यहाँ पे जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था इसके बारे में क्लियर है, हर्बर्ट बोहर और स्टेनली कोहेन साहब आए थे। उन्होंने क्या किया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया, डिजायर्ड एलियन डीएनए से अटैच किया और होस्ट जो कि ई कोलाई था उसमें डाल करके ग्रो करवाया। डाला कैसे, पहले कट किया, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या क्या टूल्स चाहिए थे, तो टूल में एक एंजाइम चाहिए था। एंजाइम जो सबसे पहली बार आया वो हिंटू एंजाइम था। हिंटू एंजाइम ने एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाकर के कट लगाई। अब कट लगाई, उस सीक्वेंस को बोल दिया तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वहां पे जब उसने कट लगाई तो उसने बोला वेक्टर डीएनए तुम भी क्या करो, वहीं पे कट लगाओ ताकि रिकॉम्बिनेशन बनाने में क्या हो, आसानी हो। फिर दोनों ने कट लगाया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब ये वाला जो है, ये भी पीवाईक्यूज में पूछा जाता है, ये याद रखना है। और हमेशा थोड़ा सा दूर कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद जोड़ना भी तो है, लाइगेज से जोड़ करके हम लोगों ने इसको होस्ट के अंदर डाला और मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को पहले जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोगों ने काट दिया उसको पहले हम लोग सेपरेट करेंगे। सेपरेट इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ तुरंत से भागेगा, तो और उसका छोटा फ्रेगमेंट पहले चला जाएगा। इसको देखने के लिए एथीडियम ब्रोमाइड के बाद यूवी रेज डालो, वो दिखा, और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद अब हम लोगों को उसको वेक्टर से अटैच करना है। डिजायर्ड वेक्टर कौन है, क्लाउडहीन और बैक्टीरियोफेज। वेक्टर के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे पीबीआर 322 का डायग्राम याद रखना है। उसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए जिससे ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को डिफरेंशिएट कर पाए, और उसके पास एक ही साइट होनी चाहिए जिससे वो क्या करे, अपनी डिजायर्ड जो डीएनए उससे अटैच हो। और ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंशिएट, और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो वो जो कंबरसम मेथड था जिसमें एम्पिसिलिन और उसमें कल्चर में डालना पड़ रहा था, वो यूज नहीं करना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सिंपल, हम लोग एक ऐसा सीक्वेंस अटैच कर देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जिससे जो वो जीन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। जब सबस्ट्रेट डालेंगे तो जब सबस्ट्रेट डाले वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया तो कलर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो इतना जो कंबरसम प्रोसीजर था उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा प्लांट्स और एनिमल्स यूकेरियोट्स में भी कर सकते हैं? हाँ, यू इसमें क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल को अगर कोई कोई पैथोजन है जो डिजीज करवा रहा है, उसी को क्या कर दो, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को उसके ऊपर एलियन डीएनए लगा दो, तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन अंदर तो घुस जाएगा ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स और एनिमल्स के, और क्या करेगा, डिजायर्ड मल्टीपल सेल्स बनाएगा। अब क्या होस्ट सब होस्ट के अंदर घुस जाता है, नहीं, होस्ट के पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, हम लोग डाइवेलेंट के टाइम्स के हेल्प से कंपीटेंट होस्ट के अंदर डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल सकते हैं। उसके अलावा हम लोग उसको पहले ठंडा फिर हीट फिर ठंडा वाली ट्रीटमेंट के हेल्प से कर सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, बोmbardment कर सकते हैं, या फिर वो जो डिसार्म पैथोजन वेक्टर था उसके हेल्प से कर सकते हैं। इससे पहले डीएनए को कट करने से पहले डीएनए को तो निकालो, तो निकालेंगे कैसे, एंजाइम्स की हेल्प से पहले सेल को वॉल को तोड़ेंगे और फिर डीएनए को बाहर की साइड प्यूरिफाई करके चिल्ड इथेनॉल में निकाल लेंगे। फिर डीएनए को कट करके, अब डीएनए तैयार हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बना लो, क्योंकि हो सकता है कि प्रोसेस फेल हो जाए, या हो सकता है हम लोगों को दूसरी बार रिपीट करना पड़े कंपेयर करने के लिए। तो पॉलीमरेज डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, इसका तुमको लाइन वाइज याद होना चाहिए कि पहले डीनेचरेशन होता है, फिर अनीलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में मैंने एक पॉइंट वहां पे मिस कर दी थी बच्चों, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे वो थर्मस एक्वेटिकस के ऑर्गेनिज्म से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। जब हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर कर रहे हैं उसके बाद भी ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट रहता है, तो ये क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करेगा। अब जब डिजायर्ड डीएनए बन गया, बहुत सारे नंबर में बन गए, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, होस्ट के अंदर डालेंगे। होस्ट के अंदर डालने के बाद हम लोगों को फॉरेन जीन प्रोडक्ट चाहिए। अल्टीमेटली हम लोगों का एम क्या है, डिजायर्ड प्रोटीन बनाना। और ये जो प्रोटीन है, अगर ये जो प्रोटीन इनकोडिंग जीन है एक हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर आ रही है तो उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारे नंबर्स में प्रोड्यूस करना है। अल्टीमेट एम तो हमारा यही है। तो हम लोग इसको अल्टीमेटली कहाँ पे, बायो रिएक्टर में बहुत सारे अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, हम बायो रिएक्टर बस एक वेसल है जिसके अंदर हम लोग ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसा ही इन्वायरमेंट, ऐसा ही टेम्परेचर, पीएच, ऐसा ही न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर जो कल्चर हम लोग को प्रोसेस करनी है उससे हम लोग को डिजायर जो प्रोटीन चाहिए, डिजायर जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए वो बहुत ज्यादा
अच्छे तरह से ग्रो कर पाए। वो बस ऐसे क्या होगा, ऐसे-ऐसे स्टरिंग होगी, कल्चर से जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हम लोगों को क्या होगा, मिलते जाएगा। ऐसे ही एक स्पार्ज रिएक्टर भी होता है और जब ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है? अब प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर लेंगे और उसको मार्केट में उतार देंगे। शॉर्ट सा क्रिस्प सा चैप्टर। थैंक यू।